Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th, subject science, chapter number 15, structure of the earth, lecture number 3. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज, जिसमें हमने वोल्केनो के बारे में और इसके बाद में हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में, और साथ में हमने अर्थक्वेक को मेज़र करने का तरीका भी देखा था और ये भी देखा था कि किस टाइप के अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सुनामी। सुनामी जो है एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अर्थक्वेक जो सी वेव्स के ज़रिए या समुद्र या सी के अंदर की तरफ आए, कि ऐसा अर्थक्वेक जो पानी के अंदर आए जिससे सुनामी जनरेट होती है। इसके जनरेट होने का मेन रीज़न क्या है, ये भी एक कह सकते हैं कि इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जी का ही एक एग्जांपल है। और ये जनरेट क्यों होती है? अगर समुद्र के अंदर की तरफ 7 रिक्टर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक आए तो सुनामी जनरेट होती है। और सुनामी एक बार जनरेट हो जाती है तो वह 2 डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। फर्स्ट डायरेक्शन होती है टूवर्ड द डेप्थ ऑफ द सी, कि सी जो है, समुद्र जो है, उसकी गहराई की तरफ जाती है, एंड टूवर्ड द कोस्टल एरिया ऑफ तीस, कि जहाँ से जनरेट होती है वहाँ से किनारे की तरफ जो है सुनामी की डायरेक्शन होती है। ये 2 डायरेक्शन होती हैं जहाँ से सुनामी ट्रेवल करती है। और जब यह किनारे की तरफ आती है तो अपने साथ बहुत सारे कचरे को लेके आती है और वेस्ट मटेरियल जो आता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। हम इंसानों को नुकसान होता है, बिल्डिंग्स और एनिमल को भी डैमेज पहुंचता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस, कि जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जो क्या है, एक तो क्या है कंस्ट्रक्टिव टाइप होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप। कंस्ट्रक्टिव टाइप मतलब बनने वाला। कैसे? कि कुछ इंटरनल फोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस में नई चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि रॉक्स यानी चट्टानों का बनना, माउंटेन्स यानी पहाड़ों का बनना, एक्सेट्रा। जबकि कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो हमारे अर्थ की सरफेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जैसे सुनामी आ गई, या आप कह सकते हो अर्थक्वेक आ गया, जिसके कारण क्या है, वाटर लेवल राइज हो गया, जिसने ज़मीन को भी पानी के अंदर घेर दिया। तो ये डिस्ट्रक्टिव टाइप के कह सकते हैं फोर्सेस होते हैं जो हमारे अर्थक्वेक को कुछ तो डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ बनाने का भी काम करते हैं। यहाँ पे हमारे इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज खत्म होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी की, कि ऐसी एनर्जी जो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ आती है वह होती है एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी। ये भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप तो वो कि जहाँ से एनर्जी जनरेट हो वो वहीं पर बनी रहे, उसी प्लेस पे बनी रहे, तो वह कहलाती है कह सकते हैं वेदरिंग फोर्सेस। उनको क्या बोलते हैं? वेदरिंग फोर्सेस, जो क्या है अपनी जगह पर बने रहते हैं और उनमें मूवमेंट नहीं होता है। जबकि सेकंड ग्रुप जो एनर्जी का है वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, जिसमें स्पीड होती है, जिसको कहते हैं इरोजन फोर्सेस। इरोजन फोर्सेस क्या, जो जहाँ पे बनते हैं वहाँ से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वेदरिंग फोर्सेस की, जो अपनी जगह पर ही रहते हैं। वेदरिंग फोर्सेस की बात करें तो वेदरिंग फोर्सेस में कुछ ऐसे होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे कि चट्टानें तोड़ के मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हीट जो सन से आती है, बरसात आती है, फ्रॉस्ट आता है, हवाएं आती है, इन सब के कारण क्या है, चट्टानें फिजिकली टूटती है और टूटने के कारण वह मिट्टी को बनाने का काम करती है। ये होता क्यों है? होने का कारण ये है कि दिन के वक्त उसको हीट लगती है, जिसके कारण चट्टानें गर्म होती है, और रात के वक्त वे ठंडी हो जाती है, और लगातार इस टेम्परेचर के इनबैलेंस होने के कारण वह चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती है और टूटने के कारण मिट्टी को बनाने का काम करती है। कई बार ये होता है कि बहुत ही जो गर्म चट्टानें होती है, धूप के कारण जो गर्म हो जाती है, उस पर बारिश गिरने
गिरने के कारण वह टूटने लगती है। और कई बार जो मिट्टी के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में होते हैं वह भी बारिश के पानी के साथ नीचे की तरफ आते हैं और वो भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमे धीमे होती है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद हमको इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे देता है, जिसके कारण हमको चट्टानें और माउंटेन वहाँ पे दिखाई नहीं देते, बल्कि वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है जो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसके साथ चट्टानों को तोड़ने में, रॉक्स को ब्रेक करने में कुछ और प्रोसेस भी काम आती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये कुछ भी केमिकल प्रोसेसेस है जो चट्टानों को तोड़ती है। इसके अलावा कई बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिसकी रूट्स, जड़ें जो है चट्टानों के अंदर तक चली जाती है और वो भी उनको तोड़ने का काम करती है। कई एनिमल होते हैं जो चट्टानों को तोड़ के अपने घर उन चट्टानों में बनाते, गुफाएं बनाते हैं, जिसके कारण भी ये टूटने का कारण बनती है। लेकिन एग्रीकल्चर पर्पस से देखें तो ये चट्टानों का टूटना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से बहुत टाइप के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ यानी कि फर्टिलाइज बनाते हैं, जिससे फसलें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरोजन फोर्सेस की। इरोजन फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो सब्सटेंस को अर्थ की एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दे, वह कहलाते हैं इरोजन फोर्स, जिसमें सबसे पहले आती है विंड यानी कि हवाएं। हवाओं में क्या होता है कि जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो धूप पड़ने के कारण जो हवा है वह लाइट वेट की हो जाती है, और लाइट वेट की होने के कारण ऊपर की तरफ आती है। और जब ऊपर की तरफ आती है तो उस जगह का जो प्रेशर है वह रिड्यूस हो जाता है, और उस रिड्यूस प्रेशर के कारण हवाएं जो है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चली जाती है, जिसको हम विंड कहते हैं। यही हवा एयर जो है वह एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उसको हम विंड के नाम से जानते हैं। ये क्यों होता है कि धूप तेज पड़ने के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, जिसके कारण वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का चलन होता है। ये जो स्पीड है विंड की वह डिपेंड करती है उस जगह के एयर प्रेशर पे, कि कितना एयर प्रेशर कम है या कितना एयर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है। हमारी अर्थ की कई जगह पर पूरे साल भर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूरे साल में एयर प्रेशर एक जैसा बना रहता है, तो वहाँ पे हवाओं की स्पीड भी आपको एक जैसी ही दिखाई देती है। जबकि मानसून विंड जो होती है, मानसून की जो हवाएं हैं वह गर्मियों में अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, समर जो होता है उसमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। समर में उसकी जो डायरेक्शन है वह सी से लैंड की तरफ होती है, मतलब समुद्रों से ज़मीन की तरफ होती है, जिसे हम समर मानसून कहते हैं। जबकि विंटर में के 6 मंथ में ये जो है इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाती है, मतलब कि लैंड से सी की तरफ जाती है, जिसको हम विंटर मानसून के नाम से जानते हैं। इंडिया के पर्पस से देखिए तो इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वह हर साल वहाँ पे रेनफॉल करता है, और रेनफॉल के कारण क्या है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई जगह पे पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे फ्लूड यानी कि बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है तो वह अपने साथ कई थिंग्स को लेके जाती है और कई चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है इरेग्युलर विंड्स। इरेग्युलर विंड्स में साइक्लोन आता है। साइक्लोन एक ऐसी हवाओं का एग्जाम्पल है जो सीधी डायरेक्शन में नहीं जाती बल्कि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करती है। ये सर्कुलर पाथ क्यों होता है? क्योंकि इसके सेंट्रल हिस्से में, याद रखना कि साइक्लोन के सेंट्रल हिस्से में एयर प्रेशर बहुत ही लेस होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण यह अंदर से बाहर की तरफ हवाओं को सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम करती है। ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन आपको ज़्यादा स्पीड वाले ट्रॉपिकल जोन में मैक्सिमम मिलते हैं, और साथ में आपको जो मई मंथ होता है, मई का जो महीना होता है, उसमें मानसून में कई चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि हेवी रेनफॉल आना, हवाओं का चलना, बिजली का कड़कना, और कई बार घरों की छत तक उड़ जाती है।
और कई बार तो इन एयर प्रेशर के कारण लोकल जगहों पर बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म, बिजलियां कड़कने लगती है, तूफान आने लगते हैं, साइक्लोन आने लगते हैं, जो वहाँ पे डिज़ास्टर तक को ला देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करने का काम करते हैं। एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी में अभी तक हमने विंड पावर को देखा था। आगे बात करते हैं हाइड्रो पावर यानी कि पानी की शक्ति। बात करते हैं हाइड्रो पावर की, तो रिवर्स जो है वह अपने साथ कई एनर्जी को, हाइड्रो पावर को लेके आती है। ये आती कहाँ से है? नदियाँ जो है वह माउंटेन से आती है और नीचे की तरफ बहती है, जिसके कारण वहाँ पे डेल्टा और वैली जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। और बरसात या मानसून का जो पानी होता है वह भी कई प्रकार से नदियों में चला जाता है और वह कई जगह पे कह सकते हैं डेवलप भी करती है और कई जगह पे नुकसान भी करने का काम करती है। लेकिन इंसानों की सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए नदियों का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वह सरस्वती नदी के किनारे डेवलप हुई थी, कि जहाँ पे पानी उपलब्ध होगा वहाँ पे वह कह सकते हैं एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वहाँ पे इंसानों की बस्तियाँ आपको ज़्यादातर मिलती है क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और पानी का बहाव कहीं पे बदल जाने के कारण इंसानों की बस्ती भी दूसरी जगह मूवमेंट करने लगती है। अब बात करते हैं ग्लेशियर की, कि जहाँ पे बर्फ़ होती है या ठंडा रीजन होता है वहाँ पे रेनफॉल यानी कि बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश की बूंदें भी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में जम जाती है, जिसके कारण वहाँ पे स्नो पार्टिकल्स फॉल होते हैं, बर्फ़बारी होती है। हम इंडिया में हिमालय को देख सकते हैं और पोलर रीजन में देख सकते हो जहाँ पे नॉर्मल स्नोफॉल होती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे बर्फ़ की एक बहुत मोटी परत जमा हो जाती है। और बर्फ़ की जब मोटी परतें जमा होती है तो ग्रेविटी के कारण वह परतें नीचे की तरफ भी खिसकती है। तो बर्फ़ की परतों का नीचे की तरफ खिसकने को ही ग्लेशियर कहते हैं। याद रखना कि हिमालय और पोलर रीजन में ग्रेविटी के कारण ये जो स्नो स्लिप्स है वह नीचे की तरफ खिसकने लगती है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। और बड़े साइज के जो ग्लेशियर होते हैं वह अपने साथ बहुत ही हाई फोर्सेस को लेके आते हैं, जो चट्टानों तक को तोड़ देते हैं, अपने रास्ते में आने वाली कई रॉक्स को, माउंटेन को तोड़ने का काम करते हैं। गंगा एंड यमुना रिवर हैव ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। गंगा और यमुना जो नदियां हैं वह ग्लेशियर से ही डेवलप हुई है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जी में आती है वह आता है ओशिनिक करंट। ओशिनिक करंट क्यों होता है? ये होता है रिवर्स, नदियाँ जो है उनके पानी का बहाव जब कह सकते हैं ओशियंस में आता है तो कहीं कहीं पे गर्म पानी आता है, कहीं कहीं पे ठंडा पानी आता है और इनकी एक फिक्स डायरेक्शन के कारण ही ओशियन करंट जो है डेवलप होता है। ओशियन करंट जो है यह कह सकते हैं टेम्परेचर के कारण होता है और डेंसिटी के कारण होता है, कि जहाँ पे गर्म पानी आता है तो वह अपने आसपास के एरिया को कह सकते हैं वार्म कर देता है, हॉट कर देता है, और कहीं पे जो ठंडा पानी आता है तो वह अपने आसपास के एरिया को ठंडा करने का काम करता है। अगर हवाएं हॉट ओशियन करंट की तरफ, गर्म पानी वाले ओशियन करंट की तरफ जाती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को लेके आती है, जिसके कारण वह हैवी रेनफॉल का कारण बनती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड दोनों ओशियन करंट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो मिलने वाली जगह पर बहुत ही भारी और नुकसानदायक तूफान आते हैं, जैसे कि टाइफून। ओशियन करंट के कारण हाई टाइड एंड लो टाइड भी आती है, मतलब समुद्र में जो लहरें होती है वह बहुत ऊपर भी जाती है और बहुत नीचे भी आती है। एक तो ये इस ओशियन करंट के कारण होता है, एक ये क्या है कि सन और मून की ग्रेविटी के कारण भी होता है, कि कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है जब सन और मून, सूर्य और चांद दोनों एक सीध में आ जाते हैं, जिसके कारण दोनों की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण वह पानी की लहरों को ऊपर की तरफ खींचती है, जिसके कारण हाई टाइड्स जनरेट होते हैं। और लो टाइड्स कब होते हैं? जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण लहरें बहुत कम जनरेट होती हैं। तो कह सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या जो टाइम होता है उस टाइम टाइडल एनर्जी भी जनरेट होने का कारण होती है, सन और मून की ग्रेविटी के कारण। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं और
आपका ये जो चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।